हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विष्णु नमन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। मैं आप लोगों का सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल लीगल फेबल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अभी आज हम लोगों को पढ़ना है एक्चुअल द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमारा अमेंडिंग पावर है, किस आर्टिकल के थ्रू हमको एक्चुअल में अमेंडिंग पावर मिलता है, और उसके अलावा क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्निकलिटीज हैं जो इसमें एक्चुअल में हमको समझनी है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अमेंडमेंट का, तो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो हम कह सकते हैं कि वी अडॉप्टेड दिस प्रोसीजर फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका। ठीक है, ठीक है, साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडिंग प्रोसीजर जो हमारा आर्टिकल 368 में इनबिल्ट किया है, इसको हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो हमारा 368 का, सबसे पहले हम लोग एक बार बेयर रीडिंग कर लेते हैं आफ्टर 368। आप लोग भी बेयर एक्ट अपना ओपन कर लीजिएगा, जिससे थोड़ी क्लियरिटी आए कि एक्चुअल में क्या मैकेनिज्म है, क्या 368 हमारा कहता है ना। तो आप लोग देखिए 368 का जो मार्जिनल नोट है क्या कहता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर फॉर। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर फॉर। क्या सवाल उठता है कि क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही यही चीजें थी, तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। पहले ये जो अभी आज पावर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा था प्रोसीजर। दिस पर्टिकुलर फ्रेज या वर्ड हैज बीन रिपील्ड इन द 24th अमेंडमेंट। ठीक है, 24th अमेंडमेंट में ये 24वां संविधान संशोधन में हमने प्रोसीजर को हटा के पावर कर दिया। इसका मतलब कि आफ्टर गोलकनाथ केस एक्चुअली हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, वो ये बताना चाहती थी कि दिस इज नॉट द प्रोसीजर। एक्चुअली ये सिर्फ प्रावधान की बात नहीं करता है, ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वी कैन अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कुछ भी हम अमेंड कर सकते हैं। तो बेयर प्रोविजन एक बार पढ़िए। पहला क्लॉज क्या कह रहा है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन। क्या क्या चीजें कर सकता है, एडिशन कर सकता है, वेरिएशन कर सकता है, और रिपीलिशन मतलब खत्म कर सकता है। क्या, एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज को अंडरलाइन कीजिएगा और वहां अंडरलाइन करके आप एक चीज लिख दीजिएगा, एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर। हम कुछ भी संविधान में कुछ भी बदल सकते हैं बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ केशवानंद भारती इन द 1973। ठीक है, तो इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल जो है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आएंगी, तो हम कह सकते हैं द सेक्युलर प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द रूल ऑफ लॉ, द सेपरेशन ऑफ पावर। ये सभी चीजें हम लोग कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये मूलभूत ढांचा है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या कहता है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। इस अनुच्छेद में जो भी प्रक्रिया दी गई है, उस प्रक्रिया के तहत हमारा संविधान क्या कोई भी भाग में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है हमारे पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, अब इसका क्लॉज 2 एक्चुअल में प्रोसीजर बताता है कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्लॉज 2 पढ़िए, एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल। किसी बिल का इंट्रोडक्शन, कल हमने बताया था कि कैसे कोई बिल पास होता है, तो आज हम लोग समझ रहे हैं कि कोई भी बिल इंट्रोडक्शन करने के बाद, और दैट बिल में बी इनिशिएटेड आइदर इन एनी ऑफ द हाउसेज, दैट इज आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। जैसे हम कानून बनाते हैं उसी तरह से हमको अमेंडमेंट बिल भी स्टार्ट करना होगा, इनिशिएट करना होगा। ठीक है, तो इसको पढ़िए क्या कर रहा है, एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड ओनली बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल for the purpose of either in the house of parliament, and when the bill is passed
in each house by majority of total membership of that house and by majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting, it shall be presented to the president and who shall, ये जो shall word लिखा है president के आगे देखिए आप लिखा है it shall be presented to the president and who shall give his assent to the bill and thereon। तो इस ये जो सेल लिखा है इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा, मार्क कीजिएगा, इस पे लिखिएगा कि ये सेल जो वर्ड हो ये भी 24वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। मतलब अब राष्ट्रपति को अपनी असेंट देनी ही होगी, ही हैज नो ऑप्शन लेफ्ट टू, वो अवॉइड नहीं कर सकता। जनरली हम लोगों ने कल देखा था जो बिल पासिंग का प्रोसीजर था उसमें 3 ऑप्शन थे प्रेसिडेंट के पास ना, या तो वो अपनी असेंट दे देता, या तो वो विदहोल्ड कर देता, या तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देता। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा नहीं है, यहाँ पे उसको अपनी असेंट देनी ही है। ही हैज नो ऑप्शन लेफ्ट इन द केस ऑफ अमेंडमेंट। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने वाला होगा तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन शैल स्टैंड अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड द बिल। जैसा उस बिल में कहा गया होगा उसकी शर्तों के हिसाब से हमारा संविधान अमेंड हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। क्लॉज 2 का प्रोविजो क्या है, ये बात करता है जो हमारे आर्टिकल 368 में है, 2 तरह से अमेंडमेंट की बात की गई है ना। 2 तरह से अमेंडमेंट का मतलब एक अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी और दूसरा अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स। 2 तरह की मेजोरिटी, एक अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी और तीसरा अमेंडमेंट बाय वे ऑफ स्पेशल मेजोरिटी एज वेल एज द रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट। मतलब आधे से अधिक राज्यों के द्वारा अपनी संस्वीकृति देनी होगी उस अमेंडमेंट को, ठीक है। वो कौन से मैटर्स हैं, उन्हीं मैटर्स के बारे में ये प्रोविजो में लिखा है। क्या लिखा है, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 73, 162, आर्टिकल 241 या चैप्टर 4 या चैप्टर 5, चैप्टर 5 पार्ट 6 या चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 या एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल या रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट या द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल। उसके बाद क्या कर रहा है, ये उसमें यही लिखा आगे कि अब हम लोग इसको क्या करेंगे, रेटिफिकेशन चाहिए बाय द मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद क्लास 3 पढ़िए, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब जोड़ा गया था, तो दिस वाज एडेड आफ्टर द गोलकनाथ केस इन द 24th अमेंडमेंट इटसेल्फ ना। गोलकनाथ का केस जो आया था उस केस का प्रभाव, गोलकनाथ केस में क्या कहा, ये हमने स्टार्टिंग में जो फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें हमने डिस्कस किया है। गोलकनाथ केस में एक्चुअली कहा कि आप जो 368 में जो अमेंडमेंट कर रहे हैं उसको अब हम लॉ कंसीडर करेंगे। उसके पहले शंकरी प्रसाद और ए.के. गोपालन केस में कहा था कि इसको हम लोग लॉ नहीं कंसीडर करेंगे। अब कह दिया कि चूंकि वो लॉ कंसीडर होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पार्लियामेंट ने एक प्रोविजन ही ऐड कर दिया 13(3) एंड 13(4) और 368 क्लॉज 3, जिसमें दोनों में ही एक यही बात लिखी है कि इट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ लॉ दैट हैज बीन मेड अंडर 368 ना। क्या कह रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट। मतलब जो 13 में क्या है कि कोई भी हमारा क्लास 1-2 में क्या लिखा 13 में कि कोई भी अगर हमने लॉ बनाया है और दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन ये क्लॉज कह रहा है कि ये शून्य नहीं हो पाएगा, ठीक है। बेसिकली ये बातें हैं। क्लास 4 और 5 ये जो हमारा मिनर्वा मिल्स के केस में कहा गया कि ये जो हमारा वैलिड नहीं है, ठीक है। क्लॉज 4 स्पेशली, ठीक है। तो क्लॉज 4 में क्या कर रहा है, नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली इसमें कहा गया कि पार्ट 3 में अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया है। अब हम लोग आते हैं मैकेनिज्म या कितनी तरीके हैं, कितने प्रोसीजर बताए गए हैं हमारे 368 में एक्चुअली, ठीक है। तो 368 में हमारे 2 प्रोसीजर हैं, पहला ये, दूसरा ये। पहला क्या है, बाई स्पेशल मेजोरिटी, दूसरा है बाई स्पेशल मेजोरिटी प्लस मेजोरिटी ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। 2 तरह का प्रोविजन है। तीसरा प्रोविजन हमने आप लोग देख रहे होंगे, लिख के रखा है बाई सिंपल मेजोरिटी ऑफ नॉट
कवर्ड अंडर 368, मतलब ये 368 में नहीं है तो कहाँ है ये एक्चुअल में। तो इसके लिए हमको रेफर करना होगा आर्टिकल 3 and 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस प्रोविजन, इस अमेंडमेंट, इस चीज के लिए अमेंडमेंट जो आर्टिकल 3-4 में है उसमें अमेंडमेंट करने के लिए हमको ये सारी मेजोरिटी की जरूरत नहीं होगी, इसमें हमको सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होगी। वो सिंपल मेजोरिटी क्या है? सिंपल मेजोरिटी मतलब सपोज करिए देयर आर 100 मेंबर्स प्रेजेंट एंड हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस, ठीक है। मान लीजिए 100 लोग प्रेजेंट हैं, तो उस 100 में उसका 50% से ज्यादा मतलब 50+1 मतलब 51 लोग यदि उसमें अपनी सहमति दे देंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पास्ड। तो ऐसे मामले में उसको मान लिया जाएगा कि वो बिल पास हो गया है ना। मेजोरिटी ऑफ 50% मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। जितने लोग उतने का 50% नहीं, जो जितनी मेंबरशिप है उतने का 50% जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्या अमेंड कर सकते हैं? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, हाँ, अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ न्यू स्टेट मतलब नया राज्य बना सकते हैं ना, किसी नए राज्य में दूसरा राज्य शामिल कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं ना। एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको उसका इंसर्शन कर सकते हैं, या सैलरीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये सारी चीजें हम लोग एक्चुअली इस प्रोसीजर के थ्रू अमेंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है जो हमारा मेन प्रोविजन है जो प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 368 में, जो प्रोवाइडेड है 368 के क्लॉज 2 में ना, 368 के क्लॉज 2 में है। उसमें क्या बात करता है? अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या होगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो कौन कौन से तरीके होंगे। तो दो तरीके हैं। पहला स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी कौन कौन से मामलों में? तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए, डीपीएसपी को अमेंडमेंट करने के लिए हमको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा बिल, ठीक है। पहले वो बिल जाएगा लोकसभा में या राज्यसभा में, और वहां से कैसे पास होना चाहिए? बाई मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल मेंबरशिप नहीं थी, मतलब मान लीजिए 543 है, ठीक है, 543 सदस्य हैं, तो 543 का कितना? आधा, ठीक है। तो 500 का 250, 500 और 22 दूना 44 मतलब 50 मतलब 277 के आसपास कुछ होगा, जो 50% होगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा 543 का आधा कितना होता है। तो कम से कम उतने 277 या 3 जो भी आता होगा उस नंबर के मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए। कितने? मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। उस हाउस की जितने मेंबर्स हैं, अगर लोकसभा का मामला है तो 543 का आधा करेंगे, राज्यसभा का मामला है तो 245 का आधा करेंगे, क्योंकि उतने ही सदस्य हैं। तो उन सदस्यों को आधा से ज्यादा, एक ज्यादा ना, तभी मेजोरिटी हो पाएगी। तो उस मेजोरिटी का मेंबर से जो है उस बिल को पास किया जाना चाहिए। सपोज करिए एक अमेंडमेंट बिल है, उस अमेंडमेंट बिल से हमने क्या करना है? पहले तो हमको पास करवाना है 50% ऑफ द मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं, जो टोटल मेंबर्स हैं। फिर दूसरी चीज क्या कह रहा है? 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए ये तो हो गया 543 का हमने देख लिया, 277 लोग आ रहे हैं, तो 277 प्लस 277 ने पास कर लिया। अब मान लीजिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, मान लीजिए मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब सपोज करिए कि 100 ही लोग आए हुए हैं ना, तो उस 100 लोगों का कितना? 51। वो तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर 51 ने पास कर दिया तो ये तो 277 जो है वो तो अपने आप ये वाला शर्त पूरी ही हो जाएगी ना। लेकिन ये दोनों ही बातें, दोनों ही शर्तें क्यों शामिल किया है? मान लीजिए 500 सदस्य जो है प्रेजेंट हो जाते हैं, तो 500 सदस्यों का अगर हम 2/3 देखेंगे तो वो हो जाएगा मोर देन 277। तो इसका मतलब 290 के आसपास या जो भी हो। तो एक्चुअली मैथ की बात हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो जो मान लीजिए 290 आता है, ठीक है, 500 का, तो वो जो 290 आ रहा है दैट विल बी, मतलब कम से कम 277 से कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये शर्त और ये शर्त मतलब 50% जो 51% जो व्यक्ति 51% 50% +1 जो टोटल मेंबरशिप है उसकी,
और दूसरी शर्त 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये दोनों ही शर्तें पूरी होनी चाहिए, दोनों ही शर्तों से पास होना चाहिए उस हाउस में जहां से इनिशिएशन हुआ है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। फिर दूसरी शर्त क्या है, सेम उसी तरह से हमको पास करना है दूसरे हाउस में, उसके बाद वो मामला प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी है, क्योंकि 24वें संविधान संशोधन में हमने इसमें लिख दिया है कि अब प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट, नॉट देयर इज नो कंफ्यूजन ना, वो रिकन कंसिडरेशन के लिए उसको वापस नहीं भेज सकता है। ठीक, अब ये हो गया पहला तरीका। इसके थ्रू हम क्या अमेंड करेंगे, फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकते हैं, डीपीएस भी कर सकते हैं। इसमें आगे लिखा है रेस्ट आर नॉट कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी, दीज आर कवर्ड अंडर कैटेगरी 3, जो हमारा बाई स्पेशल मेजोरिटी है प्लस मेजोरिटी ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। तो अगर सपोज करिए हमको इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये कहाँ कवर है, ये चीजें कहाँ लिखी हैं, ये लिस्ट जो प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 368 का 2 का प्रोविजो जो है वहीं पे लिखा है, अभी हमने पढ़ा। तो क्या क्या चीजें इसमें हैं, इसके थ्रू क्या क्या हम अमेंड कर सकते हैं, तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और उसका तरीका क्या होगा, फिर उसके बाद एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, राज्य और केंद्र की जो एग्जीक्यूटिव पावर की शक्तियां होंगी वो परिवर्तन करना होगा, प्रोविजन रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑन एंड हाई कोर्ट, ये सारी चीजें अगर परिवर्तित करनी होंगी तो हमको क्या करना हो, क्योंकि इसमें राज्य का भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, तो जो राज्य का इंटरेस्ट ना डिस्टर्ब हो इसलिए हमको ये प्रोविजन दिया गया है। मतलब इसमें जो पहला वाला रूल है स्पेशल मेजोरिटी, ये तो होनी ही है, मतलब ये जो तो दो प्रक्रिया है ये तो होनी ही है इसमें। फिर इसके साथ साथ एक एडिशनल प्रक्रिया है मेजोरिटी ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब सपोज करिए कि अगर हमारे 28 राज्य हैं तो उस 28 राज्य में 28 का आधा 14 हो गया और 14 प्लस 1, समझ में आ रही बात, मतलब 15 राज्यों ने अगर इसका सपोर्ट कर दिया, जो बिल आया है रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन दीज कैटेगरीज, इन सभी कैटेगरीज में अगर अमेंडमेंट करना है तो स्पेशल मेजोरिटी जो हमने पढ़ा भी, और वो स्पेशल मेजोरिटी प्लस मेजोरिटी ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, मान लीजिए 15 राज्यों ने उसका समर्थन कर दिया तो ये जो बिल है ये पास हो जाएगा। ये हमारा प्रोविजन है रिगार्डिंग अमेंडमेंट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड स्पेशल मेजोरिटी प्लस मेजोरिटी ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। ये हमारा बेसिकली हमारा 368 है। 368 में बेसिक मेजर जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था वो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, जिसमें इन सभी बातों को एक्चुअली इनबिल्ट किया गया था। तो हमने क्या पढ़ा आर्टिकल 368 में, पहले ही तो चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये किस पार्ट में है, तो पार्ट 20 में है। कौन से आर्टिकल में है, 368 में है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फिर प्रोसीजर को किस अमेंडमेंट में हटाया गया, तो ये 24वें संविधान संशोधन में हटाया गया। ठीक है, अब वो प्रोसीजर की जगह कौन सा वर्ड है, तो अब पावर वर्ड है। फिर उसके बाद ये सिंपल मेजोरिटी हो गया, ये हमारा 368 में कवर्ड है, नहीं कवर्ड है। 368 में कौन कौन से कवर्ड है, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस मेजोरिटी ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स, ये दोनों चीजें 368 में एक्चुअली कवर्ड है। ठीक है, और ये जो स्पेशल मेजोरिटी से हम क्या क्या अमेंड करेंगे, तो फंडामेंटल राइट अमेंड करेंगे, डीपीएसपी अमेंड करेंगे, बाकी चीजें हम अमेंड करेंगे कैटेगरी 3 में, जिसको बोलते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर एंड स्टेट्स एंड प्रोविजन रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये कहाँ प्रोवाइडेड है, तो ये प्रोवाइडेड है हमारे 368 के सब क्लास 2 के प्रोविजो में, जो आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये सारी हो गई हमारी बातें रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर 368। ठीक, एक और क्वेश्चन कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी अमेंड किया जा सकता है, तो नहीं अमेंड किया जा सकता। कुछ भी का मतलब क्या रिस्ट्रिक्शन है, restriction that is the basic structure cannot be amended, और ये कब कहा गया, केशवानंद भारती केस में कहा गया। ठीक है, तो that's all for today। आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट के बाद आप लोग आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अमेंडमेंट समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इसको शेयर कीजिए ऐसे लोगों को जिनको एक्चुअल में जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की या लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ने की। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको
पूछिए आपको कि कौन से टॉपिक पे आपको एक्चुअल में वीडियो चाहिए, जिससे कि हमको आपको समझाने में आसानी हो ना। आपकी क्वेरीज क्या है, ये सारी चीजें हमको पता चले, क्योंकि ये इस तरह से तो क्वेरीज नहीं पता चल पाती हैं ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।